ऑल राइट, सो चलिए सेक्शन में हम लोग बात करेंगे लिनक्स बूट प्रोसेस के बारे में, जिसमें हम लोग समझेंगे किसी कंप्यूटर है तो सर्वर को जब आप फर्स्ट टाइम पावर ऑन करते हो, स्टार्ट करते हो, एंड फ्रॉम दैट मोमेंट जब आप लॉग इन स्क्रीन देखते हो, सो इस पूरे ड्यूरेशन में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, सो उसको हम लोग कवर करेंगे और समझेंगे। सो हम लोग बिल्कुल स्क्रैच से ही इसको स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपको फटाफट शॉर्ट में सारे स्टेप्स बता देता हूँ। ओके, एंड इसके बाद हम लोग हर स्टेप्स को थोड़ा सा इन डिटेल समझेंगे। ओके, सो इट्स ऑल अप टू यू कि आपको हाई लेवल समझना है कि थोड़ा सा इन डेप्थ। तो शुरू करते हैं हम लोग बिल्कुल बिगनिंग स्टेप से या तो स्टेज से। मान लीजिए ये सर्वर है तो कंप्यूटर है, ये मैन्युफैक्चरर या तो जो भी कंपनी है, मतलब जो बनाती है, ऑफकोर्स कोई तो कंपनी बनाती होगी, जैसे डेल हो गया, HP हो गया। ओके, बहुत सारी कंपनीज है। तो ये कंप्यूटर है तो सर्वर बन के आया एंड इट्स अ टोटल ब्लैंक सर्वर राइट नाउ, पूरा ब्लैंक सर्वर है। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, आप उसको पावर ऑन करोगे। बट पहली चीज़ थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि जब मैंने बोला ये ब्लैंक सर्वर है तो ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, से वैसे हार्ड डिस्क नहीं है। इसमें हर वो चीज़ होगी जैसे बेसिक कंप्यूटर की जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे मान लो मदरबोर्ड होगा, CPU होगा, हार्ड डिस्क होगी, रैम रोम एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी इसमें रहती हैं। इसके अलावा इसमें बेसिक जो मशीन लेवल कोड है, इनिशियल कोड, जो एक सर्वर को बूट करने में हेल्प करती है, वो सारी चीज़ें भी कंपनीज इसमें डाल के देती हैं। तो ये बेसिक चीज़ें तो होती हैं। ओके, सो सबसे पहले आप काम क्या करोगे भाई, इसको पावर ऑन करोगे। सो इससे क्या होगा, पावर सप्लाई जाएगा किसमें, मदरबोर्ड में, और इसके सारे कंपोनेंट्स आप आ जाएंगे, मतलब जैसे CPU हो गया, हार्ड डिस्क वगैरह, मतलब सारी चीज़ें आप आ जाएंगी। अब सर्वर पहली बार स्टार्ट हो रहा है, इसको पता नहीं है भाई करना क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले वो किसके पास जाएगा, CPU के पास। क्यों? क्योंकि भाई ये हो गया अपना ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। तो भाई वो CPU के पास जाएगा कि भाई आगे देखो करना क्या है। ओके, अब CPU भी भाई पहली बार फर्स्ट टाइम ही आ पाया है, राइट, सो उसको भी नहीं पता क्या करना है। बट जब मैन्युफैक्चरर जब ये इस टाइप के सर्वर्स या तो कंप्यूटर्स डिज़ाइन करते हैं तो CPU में ये हार्ड कोड करके रखते हैं कि भाई अगर आप फर्स्ट टाइम इस टाइप से स्टार्ट हो रहे हो या तो रीसेट हो रहे हो, तो आपको क्या करना है, आपको जाना है UEFI या तो बायोस के पास में। अब वो आगे का काम संभाल लेगा, ठीक है। तो उसको इतना बता के रखते हैं बस। तो CPU सिंपली जाएगा बायोस से तो UEFI के पास, अब बोलेगा भाई आगे देख लो क्या करना है। बायोस और UEFI में क्या डिफरेंस है, तो बायोस पुराने वाले ओल्ड सिस्टम्स में यूज़ होता था, ओके, एंड UEFI आज के मॉडर्न सिस्टम में यूज़ होता है। तो मैंने दोनों ही कवर कर लिए। ओके, तो अब आ जाता है सारा काम किस पे, बायोस पे। बायोस का काम क्या होता है कि भाई बूटेबल डिवाइस को ढूंढना। क्यों? क्योंकि देखो अभी जैसे हम जब भी कोई कंप्यूटर लेते हैं, सर्वर लेते हैं, राइट, तो हम बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के तो उसको यूज़ कर नहीं सकते, राइट। तो बायोस का काम होता है भाई बूटेबल डिवाइस को ढूंढना जहां से वो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कर सके, इंस्टॉल कर सके, सो दैट एक कॉमन यूज़र भाई उस सर्वर को यूज़ कर पाए, ठीक है जी। तो बायो सिंपल अपने सर्च ऑपरेशन स्टार्ट कर देगा। मान लीजिए आपने एक बूटेबल पेन ड्राइव बनाई, तो हार्ड डिस्क बनाई एंड आपने सर्वर पर अटैच करी। ऑफ कोर्स ये काम आपको करना पड़ेगा, अटैच करोगे तो ही तो वो ढूंढ पाएगा। सो एक बार जब बूटेबल डिवाइस मिल जाता है, तो वो उस डिवाइस की मेमोरी में एक छोटा सा पार्ट रहता है, या तो वो MBR होगा इन केस ऑफ द बायोस, या तो वो ESP होगा इन केस ऑफ द UEFI। तो वो उस डिवाइस, मतलब जो बूटेबल डिवाइस मिल गया, उस डिवाइस के अंदर ये जो छोटा सा पार्ट होता है ना मेमोरी का, आइदर MBR और द ESP, वो उसके पास जाएगा। अब उसका काम क्या होता है, उसमें भी क्योंकि कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं, क्योंकि आगे के इंस्ट्रक्शन ना इस मेमोरी में लिखे होते हैं। ओके, सो वो उसके पास जाएगा। अब इनका काम क्या होता है, MBR या तो ESP का सिंपल सा काम है नेक्स्ट लेवल बूट लोडर को मेमोरी में लोड करना। सो हम फोकस कर रहे हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो हम लोग ग्रब के बारे में बात करेंगे। तो इसके बाद जो ग्रब है, जो कि लिनक्स का बूट लोडर है, वो मेमोरी में लोड हो गया। इसके बाद इसका फंक्शन होता है कर्नल को लोड करना। सो इस स्टेज तक हमारा कर्नल लोड हो गया, जो कि हमारा मेन या तो कोर कंपोनेंट है लिनक्स का। तो अब कर्नल का आगे का टास्क क्या होता है कि जो भी नेसेसरी प्रोसेसेस हैं, ठीक है, एक यूजर्स सेटअप को, ठीक है, प्रिपेयर करने के लिए वो आप लेके आना, इंक्लूडिंग जो सबसे पहला प्रोसेस है systemd, उसको आप लेके आना, इंक्लूडिंग जैसे कि फाइल सिस्टम वगैरह सब प्रिपेयर करना, जहाँ पे मतलब जो सारी डायरेक्टरीज हैं, जो आपका स्पेस है, यूज़र स्पेस जहाँ पे आप काम कर सकते हो, उसको प्रिपेयर करना। ओके, एंड इसके बाद आप फाइनली लॉगिन स्क्रीन देख पाते हो, एंड जिसके बाद आप लॉगिन करके उस सिस्टम को
यूज़ कर पाते हो, और एंड इसी के साथ साथ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी अप एंड रनिंग हो जाता है एंड यूजेबल हो जाता है। ठीक है, सो ये तो रहा एक हाई लेवल ओवरव्यू जिसमें हम लोग ने सारे स्टेप्स देख लिए बूट प्रोसेस के। ओके, सो हियर इज द समरी ऑफ द स्टेप्स जो अभी हम लोग ने कवर किए, स्टार्टिंग फ्रॉम बायोस यूईएफआई, देन एमबीआर, ईएसपी, ग्रब, कर्नल, इनिट और सिस्टम डी। सो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और बूट प्रोसेस एंड उसके स्टेप्स को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं और उसके बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं। सो शुरुआत करते हैं स्टेप नंबर 1 से, जिसमें हमने देखा था आप कंप्यूटर या तो सिस्टम को स्टार्ट करते हो, पावर ऑन करते हो, वो सबसे पहले बात जाएगा सीपीयू जो कि आपका ब्रेन है कंप्यूटर का, ओके, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एंड उसके बाद वो जाएगा यूईएफआई या तो बायोस के पास। बट अब ये समझते हैं कि ये प्रोसेस कैसे होता है, मतलब बिहाइंड द सीन। सो एट सिस्टम स्टार्ट और रीसेट दोनों ही केस में सेम अप्रोच फॉलो होती है। तो सीपीयू इज हार्ड वायर्ड, मतलब देखो जो भी वेंडर्स होते हैं तो मैन्युफैक्चरर होते हैं, जब भी कंप्यूटर्स बनाते हैं ना इसको हार्ड वायर्ड कर देते हैं, सो दैट जब सिस्टम स्टार्ट होता है तो सीपीयू को बता दिया जाता है कि भाई इस केस में आपको एक फिक्स्ड एड्रेस पे जाना है और वहां पे जो भी इंस्ट्रक्शंस है उसको एग्जीक्यूट करना है। ये जो फिक्स्ड एड्रेस है इसको हम रीसेट वेक्टर भी बोलते हैं। ये कुछ कीवर्ड्स हैं, थोड़ा सा आप नोट डाउन कर सकते हो क्योंकि आपके एग्जाम में या तो इंटरव्यूज में आपको काम आएंगे। ओके, सो ये जो फिक्स्ड एड्रेस है वो कहाँ पे पॉइंट करेगा, ये पॉइंट करता है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी जो कि मदरबोर्ड पे इनबिल्ट होती है, रोम हो गया, फ्लैश मेमोरी हो गया, एक्सेट्रा। और उस मेमोरी में आपका बायोस या तो यूईएफआई फर्मवेयर प्रेजेंट होता है। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, ये जिसको हम पावर सप्लाई नहीं भी करें तब भी हमारा जो प्रोग्राम है वो स्टोर रहे, मतलब डेटा लॉस ना हो इन एब्सेंस ऑफ द पावर सप्लाई। और यहाँ पे दो चीज़ें हैं, रोम और फ्लैश मेमोरी। तो रोम जो है थोड़ा सा ओल्ड फैशन है, पुराने सिस्टम्स में रोम यूज़ होती थी, रीड ओनली मेमोरी, एंड मॉडर्न सिस्टम्स में फ्लैश मेमोरी यूज़ होती है जो रीराइटेबल भी हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न कि आजकल के जो सिस्टम्स है उसमें बायोस की भी अपग्रेड आपको मिल जाते हैं। सो इस तरह से सीपीयू बायोस से तो यूईएफआई तक पहुंच गया। अब इसके बाद बात करते हैं कि बायोस एंड यूईएफआई के क्या एक्शंस हैं। सबसे पहले तो इनके फुल फॉर्म देख लेते हैं। BIOS मीन्स बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम एंड UEFI मीन्स यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। आई नो थोड़ा सा टफ है याद रखने में बट करना तो पड़ेगा। बोथ आर फर्मवेयर मीन्स BIOS एंड UEFI दोनों ही फर्मवेयर है। अब फर्मवेयर क्या होता है वो देख चुके हैं, एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोग्राम या तो सॉफ्टवेयर जो कि हार्डवेयर में स्टोर होता है। एंड इसको हम लोग फर्स्ट प्रोग्राम भी बोलते हैं बिकॉज पहली बार जब सिस्टम को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं CPU ये इसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, इसीलिए हम लोग इसको फर्स्ट प्रोग्राम बोल सकते हैं। दोनों ही फर्मवेयर है एंड दोनों ही फर्स्ट प्रोग्राम है। नाउ द वैलिड क्वेश्चन इज हु स्टोर द फर्मवेयर, मतलब ये कौन करता है, मतलब ये बायोस ये तो UEFI जो प्रोग्राम है वो स्टोर कौन करता है भाई, तो जो भी मैन्युफैक्चरर या तो वेंडर हैं जो ये सर्वर्स बना रहे हैं, राइट, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसको स्टोर करने के लिए। ओके, नाउ अब बात करते हैं कि ये जो फर्मवेयर्स हैं इनके टास्क, मतलब क्या टास्क परफॉर्म करते हैं। जो पहला टास्क ये परफॉर्म करते हैं वो है पोस्ट, जो कि है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इसके अंडर जो फर्मवेयर है इट चेक्स एंड इनिशियलाइज द हार्डवेयर कंपोनेंट, क्योंकि देखो OS को लोड करो ओके एंड रन करो, उसके पहले भाई आपके जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं राइट वो अप एंड रनिंग या तो हेल्दी स्टेट में होना चाहिए, तो वो पहले चेक कर लेता है कि भाई सब कुछ बढ़िया से चल रहा है कि नहीं। इसके बाद जैसे ही फर्स्ट स्टेप सक्सेसफुल होता है मींस वंस पोस्ट पासेस, तो फर्मवेयर क्या करता है, बूटेबल डिवाइस को सर्च करना स्टार्ट कर देता है। मींस कि मैं अब तो हार्डवेयर वगैरह कंपोनेंट सब सही से चल रहे हैं, लेकिन मैं कहाँ से किस सोर्स से OS को लेके आऊँ एंड लोड करूँ, बूट करूँ। ओके, सो इस केस में जैसे बूटेबल डिवाइस आप बनाते हो एंड अपने सर्वर पे या तो कंप्यूटर में अटैच करते हो, तो ये आपको ये स्टेप करना पड़ेगा, तभी तो फर्मवेयर को वो डिवाइस मिलेगा। ओके, तो ये खुद आपको करना है। एंड जो बूटेबल डिवाइस है अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि SSD, HDD, पेन ड्राइव, नेटवर्क, एनीथिंग। पहले के ज़माने में CD चलती थी राइट, एंड फ्लॉपी डिस्क एक्सेट्रा, जो अभी तो नहीं है। सो एक बार जब फर्मवेयर को बूटेबल डिवाइस मिल जाता है उसके बाद क्या होता है वो देखते हैं, लेकिन इसके पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझते हैं कि जो स्ट्रक्चर होता है ना बूटेबल डिवाइस का। लेट्स से एक आपने बूटेबल पेन ड्राइव बनाई, तो इन माय केस लेट्स से ये अपनी बूटेबल पेन ड्राइव है जो कि मैंने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाई। तो इसमें ना अलग अलग पार्ट्स होते हैं क्योंकि काइंड ऑफ ये मेमोरी ही है ना, जो अपना डिवाइस है। सो इसमें अलग अलग पार्ट होते हैं। जैसे अगर आप देखोगे फर्स्ट पार्ट क्या है, मास्टर बूट रिकॉर्ड जो कि MBR, ओके, और इसमें बूट लोडर है, ग्रब है, और लिनक्स कर्नल है, और जो OS है उसके रिलेटेड फाइल्स है। सो वन मोर थिंग, अभी हम लोग ने दो टाइप की फर्मवेयर देखे, बायोस एंड UEFI।
सो जब भी आप बूटेबल डिवाइस या तो ड्राइव बनाते हो ना, तो आप चूज करते हो पहले कि आपको उसको बायोस कंपैटिबल बनाना है या तो UEFI कंपैटिबल बनाना है। ओके, लेट्स से आपने जब बायोस कंपैटिबल बनाया ना, तो आपको कुछ इस टाइप का पार्टीशन दिखेगा, जैसे MBR उसमें दिखेगा। ओके, बट आप UEFI कंपैटिबल अगर ड्राइव या तो डिवाइस बनाते हो, कुछ इस टाइप का पार्टीशन दिखेगा, जिसमें आपको मिलेगा EFI सिस्टम पार्टीशन ESP। ओके, तो ये एक बेसिक डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और थोड़ी सी वर्किंग डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पे इसके बाद। ओके, सो जहाँ से हम लोग ने छोड़ा था वहाँ से कंटिन्यू करते हैं फिर से कि भाई फर्मवेयर को एक बार बूटेबल डिवाइस मिल गई, सो इन केस ऑफ द बायोस वो MBR पे टारगेट करेगा एंड UEFI के केस में वो ESP पे टारगेट करेगा। चलिए अब बात करते हैं MBR के बारे में, जो कि है मास्टर बूट रिकॉर्ड। ये क्या होता है? इट इज़ अ फर्स्ट सेक्टर ऑफ एनी बूटेबल डिवाइस और जिसका साइज बहुत ही छोटा है, 512 बाइट्स। और ये अभी हम लोग ने अच्छे से देखा था, समझा था कि लेट से आपने एक बूटेबल पेन ड्राइव बनाई, ओके, बायोस कंपैटिबल वाली, तो उसमें आपको एक छोटा सा सेक्शन दिखाई देता है मास्टर बूट रिकॉर्ड का, जो कि सिंपल 512 बाइट्स का है। अब इसमें होता क्या है? इट कंटेन्स द मशीन कोड इंस्ट्रक्शन दैट हेल्प बूट द मशीन। तो जो आगे के प्रोसेस है ना, बूट लोडिंग और ये जो अपना OS का लोड करना, ये इंस्ट्रक्शन इसमें प्रेजेंट होते हैं। अगर MBR वैसे ही अपने आप में बहुत छोटा साइज है, 512 बाइट, बट अगर उसको फर्दर ब्रेक डाउन करें तो वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट है बूट लोडर, जिसका साइज होता है 446 बाइट। इसके बाद रिमेनिंग 64 बाइट्स होता है पार्टीशन टेबल, 2 बाइट्स होता है बूट सिग्नेचर। सो ये जो 3 पार्ट है उसको भी थोड़ा सा जल्दी से समझ लेते हैं, इनके क्या एक्शंस होते हैं। सो जो बूट लोडर कोड है 446 बाइट का, इसमें एक स्मॉल कोड होता है, छोटा सा कोड, जिसका काम होता है सेकेंड स्टेज ऑफ बूट लोडर को लोड करना। सो इन आवर केस, जैसे अगर हमारा लिनक्स है, सो ग्रब जो बूट लोडर है हमारा, उसको लोड करने का काम इसका होता है, ठीक है, जो कि हमारा 446 बाइट वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है ये कोड या तो इंस्ट्रक्शन। इसके बाद आ जाते हैं पार्टीशन टेबल, 64 बाइट्स। पार्टीशन टेबल्स टेल द बूट लोडर and the OS where the partitions are located on the disk. Okay, so let's say जो आपका bootable device है उसमें भी देखो अलग अलग sections है, बट उन अलग अलग sections में जो आपका OS है, bootable OS, वो किस partition में present है उसकी information यहाँ पे होती है, okay, partition table के अंदर। और लास्ट है boot signature, जो कि 2 bytes का होता है, which serves as the marker to indicate that the sector contains a valid MBR. valid MBR means क्या ये bootable device proper है और क्या सब कुछ सही है इसमें। इफ़ येस, मतलब ये बूट सिग्नेचर बताता है येस और नो, मतलब अगर सब सही है तब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, इफ़ वी कैन मूव टू द नेक्स्ट स्टेप और नॉट। चलिए बात करते हैं ESP के बारे में, जो कि है EFI सिस्टम पार्टीशन। इट इज़ अ स्पेशल पार्टीशन ऑन अ GPT फॉर्मेटेड डिस्क यूज्ड बाय UEFI फर्मवेयर। सो ये अभी हम लोग ने अभी रिसेंटली कवर किया था कि जब हम बूटेबल डिवाइस बनाते हैं, लेट्स से एक बूटेबल पेन ड्राइव बनाई जो कि UEFI कंपैटिबल है, इन दैट केस आपको यहाँ पे EFI सिस्टम पार्टीशन ESP देखने को मिलेगा, जिसके अंदर जो बूट लोडर है, लेट्स से हमारे केस में ग्रब है, उसकी फाइल्स प्रेजेंट होती है, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। ओके, इसका टिपिकल साइज होता है 100 से 500 MB, जो कि काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू MBR। ओके, एंड फंक्शनैलिटी वाइज ऑल्सो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इस केस में क्या है, UEFI ने ESP पे टारगेट किया एंड यहाँ पे आके जो बूट लोडर की एग्जीक्यूटेबल फाइल है उसको एग्जीक्यूट कर देगा एंड मूव ऑन कर देगा। ओके, सो MBR के केसेस में MBR में इंस्ट्रक्शंस लिखे थे कि भाई नेक्स्ट स्टेज ऑफ बूट लोडर है कैसे लोड करना है, एंड वो करता था। बट इन दिस केस UEFI ही इस लोकेशन पे जाके डायरेक्टली बूट लोडर की एग्जीक्यूटेबल फाइल, जैसे कि .EFI एग्जीक्यूटेबल्स होती हैं, जैसे कि बूट X64 विंडोज़ के केस में, ग्रब X64 अपने लिनक्स के बेस्ड केस में, एंड बेस्ड ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम वो उसको लोड कर देगा। ओके, सो एट दिस स्टेज हमारा ग्रब बूट लोडर लोड हो चुका है मेमोरी में। नो मैटर आपने बायोस यूज़ किया है, ये तो UEFI ग्रब तक तो हम आ गए, एंड इसके बाद के स्टेप्स सेम ही होने वाले हैं। चलिए बात करते हैं ग्रब के बारे में, जो कि है ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर, लिनक्स का बूट लोडर है। सो ग्रब 2, जब भी हम ग्रब 2 के बारे में बात करें तो समझ लो ग्रब का एक लेटेस्ट वर्जन है, मॉड्यूलर वर्जन है। सो ग्रब 2 इज द मॉडर्न मॉड्यूलर UEFI compatible version of grub with better file system support, scripting and graphical features. So ये तो रही grub 2 है क्या, लेकिन ये करता क्या है, ये सबसे पहले अपनी ही कॉन्फ़िग को रीड करता है
और ये कॉन्फ़िग आप खुद भी देख सकते हो, जैसे कि जब आपका लिनक्स इंस्टॉल हो जाता है ना, तो इस लोकेशन पे जाके आप इनकी फाइल भी देख सकते हो। बूट फोल्डर के अंदर, रूट डायरेक्टरी के अंदर बूट फोल्डर, और यहाँ पे grub 2, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जैसे कि ls boot grub 2, इसके अंदर देखोगे यहाँ पे grub.cfg फाइल यहाँ पे प्रेजेंट है। और इन केस ऑफ द UEFI, तो यहाँ पे बूट, उसके अंदर EFI और उसके अंदर जो डिस्ट्रोज है आपका, लेट से मेरे केस में CentOS है, सो उसके अंदर ये फाइल प्रेजेंट होगी। तो सबसे पहले ये अपनी कॉन्फ़िग को रीड करेगा। इसके बाद यूजर सीज अ टेक्स्ट बेस्ड और ग्राफिकल मेन्यू लिस्टिंग द OS कर्नल कॉन्फ़िगर टू द बूट। सो आपको टर्मिनल पे ना कुछ इस टाइप के मेन्यू या तो लिस्ट दिखाई देगी। यहाँ पे ग्रब का वर्जन भी देख सकते हो 2.12, एंड यहाँ पे आपको इस टाइप से लिस्ट दिखेगी जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसके बाद वंस अ कर्नल इज सेलेक्टेड, सो कर्नल सेलेक्ट हो चुका है, ठीक है, मैनुअली और ऑटोमेटिकली वाया डिफॉल्ट। सो जो हमको लिस्ट दिखी थी, अगर आप कुछ सेलेक्ट नहीं करते खुद से तो वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेता है। एंड उसके बाद grub 2 क्या करता है, इट लोकेट्स द कर्नल बाइनरी एंड init rd init ram fs इमेज एंड लोड बोथ इन रैम। सो रैम में एक टेम्पररी फाइल सिस्टम को वो लोड कर देता है, और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, बूट फोल्डर के अंदर कुछ इस टाइप से होती है, vm linux एंड init ram fs। सो मैं अगर अपने लिनक्स सिस्टम पे यहाँ पे बूट के अंदर ls करके दिखाऊं, सो यहाँ पे आप init ram fs, ओके, सो इनिशियल रैम के अंदर जो फाइल सिस्टम है उसकी इमेजेस आप देख सकते हो। इसके बाद vm linux वाली फाइल्स भी यहाँ पे देख सकते हो। ओके, सो ये जो init ram fs है, जिसको हम इनिशियल रैम फाइल सिस्टम बोलते हैं, ये क्या होता है और ये क्या करता है? ओके, तो ये कि ये टेम्पररी फाइल सिस्टम है, ओके, जो कर्नल को मदद करता है आपका जो परमानेंट फाइल सिस्टम है ना उसको ढूंढने में एंड उसको माउंट करने में। तो जो भी नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स हैं, मतलब जो उसके लिए ड्राइवर्स हैं, टूल्स हैं, जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो ये प्रोवाइड कर देता है। और जब एक बार आपका जो मेन वाला फाइल सिस्टम लोड हो जाता है, माउंट हो जाता है, तो ये जो आपका टेम्पररी फाइल सिस्टम है वो क्लियर हो जाता है फ्रॉम द मेमोरी, बिकॉज इट्स प्रेजेंट इन द रैम। आफ्टर दिस it passes the control to Linux kernel which continues the boot process। एंड इसके बाद जो Linux kernel होता है वो कंटिन्यू करता है बूट प्रोसेस को। चलिए अब बात करते हैं कर्नल के बारे में, जो कि एक Linux ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन एंड कोर कंपोनेंट है, जिसका मेन टास्क होता है जो भी हार्डवेयर है एंड रिसोर्सेज है उसको मैनेज करना, सो दैट उसके ऊपर आप एप्लीकेशन या तो सॉफ्टवेयर रन कर पाओ एंड उस पर आप काम कर पाओ। सो बूट प्रोसेस में कर्नल क्या करता हो, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। ओके, सो इस स्टेज तक क्या क्या चीज़ें हो चुकी हैं, एक टेम्पररी फाइल सिस्टम बन गया रैम के अंदर, एंड कर्नल बाइनरीज लोड हो गई जो कि कंप्रेस्ड फॉर्म में होती है। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, द कर्नल इटसेल्फ इज डीकम्प्रेस्ड, तो वो खुद से डीकम्प्रेस हो जाता है। अब इसके बाद पता क्या हो रहा है, रैम के अंदर एक टेम्पररी फाइल सिस्टम है एंड उसके अंदर कर्नल रन कर रहा है। लेकिन अगर आप प्रोग्रेस देखोगे तो अभी हम लोग ने एक बूटेबल डिवाइस से, ड्राइव से शुरुआत करी थी। ओके, सो सब कुछ बाहर था, अभी हम लोग सिस्टम के अंदर आ चुके हैं, ठीक है, मतलब रैम तक आ चुके हैं और हमारा सिस्टम अब रैम के अंदर रन हो रहा है, मतलब कर्नल रन हो रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो हमारा टेम्पररी फाइल सिस्टम है उसमें क्या है, एसेंशियल ड्राइवर्स, मॉड्यूल्स एंड स्क्रिप्ट, जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं जो एक्चुअल रूट फाइल सिस्टम को माउंट करने के लिए होती है वो प्रेजेंट है। एग्जाम्पल LVM रेड इनक्रिप्टेड पार्टीशन। सो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सो इस स्टेज तक ऑलरेडी हम लोग सिस्टम के अंदर आ चुके हैं, ठीक है, मतलब रैम तक तो पहुंच चुके हैं। तो अब रैम से कर्नल को ऑलरेडी वो जो हार्ड डिस्क है, हमारी जो मेन डिस्क है, वो डिटेक्ट कर सकता है, रिकॉग्नाइज कर सकता है। ओके, सो जैसे ही वो उसको स्कैन करेगा कि भाई यहाँ पे हार्ड डिस्क है, ये स्टोरेज है अपना, एंड लोड्स रिक्वायर्ड मॉड्यूल फ्रॉम इट्स टेम्पररी फाइल सिस्टम, एंड जो भी मेन मॉड्यूल्स हैं उसको वो लोड कर देगा उस हार्डवेयर पे। एंड इसके बाद जैसे ही सारे ज़रूरी ड्राइवर्स हमारे लोड हो जाते हैं ना, उसके बाद जो हमारा मेन फाइल सिस्टम है, रूट फाइल सिस्टम, वो माउंट कर देगा। एंड जो कि ये टेम्पररी फाइल सिस्टम था तो वो अनमाउंट या तो डिस्कार्ड हो जाएगा। एंड इस स्टेज पे भी क्या होता है, जो कर्नल होता है ना, अभी वो टेम्पररी फाइल सिस्टम से पे चल रहा था, तो वो अपनी शिफ्ट कर लेगा लोकेशन फ्रॉम टेम्पररी टू मेन, एंड अब हमारा कर्नल मेन सर्वर के मेन डिस्क और या तो रूट फाइल सिस्टम के अंदर चल रहा होता है। इसके बाद जो पहला टास्क कर्नल करता है वो ये करता है, इट लॉन्चेस द फर्स्ट प्रोसेस, सबसे पहला प्रोसेस स्टार्ट कर देता है यूज़र स्पेस के लिए जो ज़रूरी है, वो तो इनिट या तो सिस्टम डी। इनिट पहले चलता था, ओके, अभी सिस्टम डी आ गया है। लेट्स से जो हमारा रेड हैट डिस्ट्रीब्यूशन है, सो रेड हैट 6 जो था और उससे पहले इनिट चलता था,
एंड इसके बाद वाले जो वर्जन है वो सिस्टम डी में कन्वर्ट हो गए। सो इस स्टेज तक हमारा पहला प्रोसेस जो हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का वो आप आ गया है, जो कि हमारा सिस्टम डी। चलिए बात करते हैं सिस्टम डी के बारे में, जो कि यूज़र स्पेस में पहला प्रोसेस होता है जो कर्नल जिसको स्टार्ट करता है, ठीक है। एंड इसका पीआईडी हमेशा 1 होता है। सो लेट्स से इफ़ यू आर यूजिंग द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ना, तो टर्मिनल पे ये वाली कमांड यूज़ कर लेना, ps-p1, कि मतलब फर्स्ट 1 पीआईडी का कौन सा प्रोसेस है। तो यहाँ पे देखो कि सिस्टम डी, ठीक है। तो इससे प्रूफ हो गया कि भाई जो ये सिस्टम डी जो है हमारा पहला प्रोसेस है। इसके अलावा ये क्या करता है, इट इनिशियलाइज ऑल द रिक्वायर्ड सर्विसेज एंड टारगेट अकॉर्डिंग टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन। सो ये ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड होता है एंड उसके अकॉर्डिंगली ये सारी रिलेटेड या तो रिक्वायर्ड सर्विसेज हैं उसको आप लेके आ जाता है। जो रही बात टारगेट की, सो इन माय केस जैसे कि मैंने देखो ls-lt करके देखा इस लोकेशन पे, जो कि है etc के अंदर डिफॉल्ट डॉट टारगेट। तो ये सिंबॉलिक लिंक मतलब ये रीडायरेक्ट किसको कर रही है, यूजर लिब के अंदर ग्राफिकल डॉट टारगेट। अभी अलग अलग टाइप के टारगेट या तो रन लेवल होते हैं एंड अलग अलग मीनिंग होती है। अब जैसे कि जो टारगेट्स होते हैं तो रन लेवल होते हैं ना, इसको आप ऐसे विजुलाइज कर सकते हो, ये एक मोड है, मतलब एक सर्वर है किस अलग अलग मोड में काम कर सकता है। आप इसको नाम से ये ना थोड़ा सा समझ जाओगे। जैसे कि मेरे केस में क्या था, ग्राफिकल डॉट टारगेट मतलब सर्वर को ग्राफिकल मोड में चलाना है। इसके अलावा अलग अलग मोड है जैसे कि पावर ऑफ, रेस्क्यू मोड, मल्टी यूजर मोड, रीबूट मोड। ओके, सो इस अलग अलग मोड में ये काम कर सकता है। ओके, सो इसने डिफॉल्ट कौन से टारगेट या तो कौन से मोड में इसको अप किया है वो भी आप देख सकते हो, तो चेंज कर सकते हो। जैसे कि मेरे केस में ये ग्राफिकल डॉट टारगेट था। एंड इन केस ऑफ द सिस्टम डी जो अलग अलग सर्विसेज आप आती हैं वो इन पैरेलल आप आती हैं, मतलब एक साथ काफ़ी सारी सर्विसेज आप आती हैं, सो दैट हमारा बूट जो टाइमिंग है वो काफ़ी फास्ट हो जाता है। एंड इसके अलावा यूजेस डॉट सर्विसेज यूनिट फाइल टू डिफाइन सर्विसेज, डिपेंडेंसीज एंड स्टार्टअप ऑर्डर। इसके अलावा रीड mount files, dot mount files and ensure file system like home, var, etc. are mounted and handles swap activations. Bring the system to a specified target. ये अभी हम लोग ने देख चुके हैं, जो कि डिफ़ॉल्ट के बेसिस पे ये, ठीक है, ये ब्रिंग अप ले आता है स्टार्टिंग में एंड कंटिन्यूज टू मैनेज द सर्विसेज फॉर द एंटायर अप टाइम ऑफ द सिस्टम। तो मतलब इसके बाद जब जितनी देर भी आप अपने सिस्टम को यूज़ कर रहे हो, उस पर कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, उस ड्यूरेशन में सिस्टम डी आपकी सर्विसेज को मैनेज करता है। ओके, सो अभी तक हम लोग सिस्टम डी के साथ इनिट भी रेफ़र कर रहे थे। सो इनिट को भी हम लोग कवर कर लेते जल्दी से। सो ये ओल्डर सिस्टम में यूज़ होता था और सिस्टम डी के जैसे ये भी फर्स्ट प्रोसेस था जिसकी पीआईडी 1 होती थी। एंड लेट्स से जो रेड हैट वर्जन 6 या तो ओल्डर है उसके पहले ये इनिट यूज़ होता था। ओके, एंड जो डिफ़ॉल्ट इनिट सिस्टम जो था वो है sys v init। एंड जो sys v init है वो etc init टैब को यूज़ करता था टू डिसाइड कि कौन से रन लेवल में हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करना है। सो यहाँ पे डिफरेंट रन लेवल है, जैसे कि सिस्टम डी में टारगेट्स है, जैसे कि रन लेवल 3 मल्टी यूज़र टेक्स्ट मोड में, सो जैसे कि सिर्फ आपके कमांड लाइन और टेक्स्ट मोड में आपको ओएस यूज़ करना है, सो वो होगा। अगर ग्राफिकल मोड में यूज़ करना है तो रन लेवल 5 यूज़ होगा। सिमिलरली 0 फॉर शट डाउन, 6 फॉर रीबूट। सो अलग अलग रन लेवल है। एंड इसके अलावा बाकी जो फंक्शनैलिटीज़ हैं सेम होंगी सिस्टम डी के जैसे। अपार्ट फ्रॉम दैट सिर्फ एक चीज़ में डिफरेंस है, जो इनिट के केसेस में जो सर्विसेज अप होती थी वो सिक्वेंशियल बेसिस पे होती थी, एक के बाद एक, डिपेंड अपॉन कि उनकी डिपेंडेंसीज कैसी हैं। तो सिक्वेंशियल बेसिस में क्या होता था, उसमें बूटिंग में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता था एज़ कम्पेयर टू सिस्टम डी, क्योंकि सिस्टम डी में पैरेलल बेसिस पे सर्विसेज आप आती हैं, ऑफ कोर्स बेस्ड ऑन द डिपेंडेंसीज। इसके बाद लास्ट में आ जाते हैं यूज़र स्पेस, जहाँ पे आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स को यूज़ कर पाते हो, एप्लीकेशन रन कर पाते हो, स्क्रिप्ट रन कर पाते हो एंड प्रोसेस रन कर पाते हो, सो ऑन। सो आपके लिए एक यूज़र स्पेस बन गया, बट बिहाइंड द सीन कर्नल स्पेस कंटिन्यूज टू हैंडल लो लेवल टास्क। तो कर्नल अपना काम करते रहता है जब तक आप ओएस को यूज़ कर रहे होते हो, इंक्लूडिंग आपके हार्डवेयर एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द लिनक्स बूट प्रोसेस। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। सो इन दैट केस हिट दैट लाइक बटन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।